तो चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मेरा पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्ण और प्रणाम। ये वीडियो हम आपको सप्तम घर के हिसाब से बनाकर दे रहे हैं और इस वीडियो में आपको जानने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप विवाह से संबंधित हर एक विषय के बारे में जान सकेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको दूसरा भाग भी देखना चाहिए, क्योंकि हम इससे दूसरे भाग में सातवें घर के ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन इस पहले घर में आइए हम जानते हैं कि सातवें घर से विचारणीय विषय क्या हैं। सप्तम भाव में विशेष तौर से वैवाहिक सुख का, समृद्ध घराने में शादी होगी या गरीब घर से होगी, बहुत विवाह का योग तो नहीं है, विवाह और उसका समय, प्रेम विवाह और तलाक, इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सातवें घर के बारे में आपको बता देते हैं। सातवां घर स्त्री हो तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो स्त्री के लिए होता है। विशेष तौर से जीवन साथी का विचार यहाँ से करते हैं। कामातुरता इस घर का एक विशेष अंग भी है। अगर सप्तम स्थान में सप्तमेश के साथ शुक्र के साथ मंगल स्थित हो या इन पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक यानी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, कामातुर होता है। सप्तमाधिपति का द्वादशाधिपति से व्यत्यय यानी सातवें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए, 12वें घर का स्वामी सातवें घर में आ जाए या दोनों एक जगह बैठ जाएं, जो साइन एक्सचेंज कहते हैं। इससे मनुष्य को कामातुर बनते हुए ग्रहों के द्वारा हमने देखा है, क्योंकि दोनों स्थान काम तृप्ति के हैं, भोग वासना के हैं। और सादृश्य के सिद्धांत अनुसार जातक में काम वासना अधिक होती है, यानी ये लोग कामातुर होते हैं। देखिए, ये विषय चाहे आप जितना छिपाएं, लेकिन सच में तो यही है ना। मनुष्य के पास रोटी, कपड़ा और मकान, जर जोरू और जमीन, 3 चीज़ों का ही तो ये समावेश है पूरा जीवन। इसलिए हम इससे भाग नहीं सकते। जागने की बात हो तो वह संत समाज में रह करके जागा जा सकता है, यानी कि कामातुरता, वासना, यह सब चीज़ें सत्संग के द्वारा कम की जा सकती हैं, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो चलिए, अब हम सप्तम भाव के स्वामी यदि द्वादश स्थान में बैठे हों, ऐसा देव केरलकार का भी मत है कि सातवें भाव का स्वामी अगर द्वादश स्थान यानी 12वें घर में बैठे हों तो मनुष्य गुप्त रूप, हिडन वे से कामातुर होता है और अपनी स्त्री से निषिद्ध दिन तथा समय में भी संभोगरत होता है। तात्पर्य क्या है कि वैसे तो काम तृप्ति के लिए रात्रि का समय रखा गया है, परंतु ऐसे लोग समय को समय नहीं देखते, अर्थात संभोगरत होते हैं। क्यों? सप्तम भाव का स्वामी अगर 12वें स्थान में बैठा हो तब ये बात आती है। उदाहरण के लिए वृश्चिक लग्न वालों का व्यय स्थान में स्वक्षेत्रीय शुक्र ऐसा योग बनाता है। इसी प्रकार शुक्र यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि में स्वक्षेत्री हो और तो वह भी ऐसी कामातुरता देता है, क्योंकि भोग स्थानाधिपति अन्य काम स्थान में होता है। तो ये अनुभव है कि यदि ऐसे योग में पंचमाधिपति भी सम्मिलित हो जाएं तो और भी प्रबल कामातुर मानसिकता दे देता है। तो मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि कृपया इसे अन्य भाव से न लें, इसे सिर्फ ज्योतिष ज्ञान के भाव से लेना है, अनुभव से लेना है। अच्छा, सातवें घर से प्रेम विवाह के बारे में भी जाना जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तमेश का व्यत्यय पंचमेश से होता है, यानी सप्तमेश पंचम में चला जाए और पंचमेश सप्तम में आ जाए, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। क्यों? कि पंचम भाव प्रियतम या प्रियतमा का है और सप्तम भाव क्या है? विवाह का है। यहाँ प्रश्न उठता है, कई लोग पूछते हैं कि विवाह कब होगा। अनुमान देखा जाता है, सामान्यतम विवाह का समय सप्तमाधिपति की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अगर बुध सप्तमाधिपति हो तो विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता, पर ज्योतिष की मान्यता के अनुसार ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं 16 वर्ष की उम्र में आते आते बच्चे में वयस्कता हो जाती है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्री से सहवास इत्यादि कर बैठता है, अगर विवाह नहीं होता है तो। अन्यथा तो विवाह हो जाता है। मंगल सप्तमेश हो तो 18 वर्ष की आयु में, शुक्र हो तो 20 वर्ष की आयु में, चंद्रमा हो तो 22 वर्ष की आयु में, बृहस्पति हो तो 24 वर्ष की आयु में और सूर्य हो तो 26 वर्ष की आयु में। यहाँ पर कुछ लोगों का जो विचार होगा वो भिन्न भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उनको पूर्णतया अपने जो ज्योतिष ज्ञान का अध्ययन करना जरूरी होता है। हालांकि हमने सूर्य सप्तम स्थान पर जब सप्तमे सूर्य होता है तो मैंने 19 वर्ष की आयु में भी विवाह होते देखा है। ठीक है, तो शनि हो तो 28 वर्ष की आयु में विवाह होता है, यानी शनि विलंब करवाते हैं विवाह में। अब जिन पुरुषों की लग्न धनु अथवा मीन हो उनका विवाह प्रायः शीघ्र हो जाता है। यह नियम साधारण है और पुरुष की कुंडली पर लागू होता है। स्त्री की कुंडली में विवाह का समय 2 वर्ष पूर्व अर्थात इन वर्षों में होता है। जैसे अगर बुध है सप्तमेश तो 14 वर्ष, मंगल है सप्तमेश तो 16 वर्ष, शुक्र है तो 18 वर्ष, चंद्रमा है तो 20 वर्ष, बृहस्पति है तो 22 वर्ष, सूर्य है तो 24 वर्ष और शनि है तो 26 वर्ष में होगा। यानी पहले के जो विवाह योग हैं उनको 2-2 वर्ष घटा देना होता है। कुंडली चाहे स्त्री की हो या पुरुष की, ये उपरोक्त वर्ष समीकृत हैं। पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र यदि पापी ग्रहों से प्रभावित हों तो विवाह में विलंब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले तो राशियां बताई कि अगर सप्तमेश ये हुआ तो इतने साल के विवाह होगा, लेकिन अब यहाँ दूसरी बात पर तुरंत आ जाइए। पापी ग्रह तो नहीं देखते हैं। अगर पापी ग्रह देखते होंगे, युति होगी, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब भी हो जाएगा। अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह समीकृत वर्षों से भी कम उम्र में हो सकता है। शुभ ग्रह का योग हो तो विवाह समीकृत वर्षों में, जैसे बताया गया है, 2 वर्ष पूर्व ही हो जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि विवाह के वर्ष को 4 वर्ष तक कम करा देती है। जैसे किसी का 24 वर्ष में विवाह का योग है तो 20 वर्ष के योग में ही विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार पापी ग्रह का योग विवाह में 2 वर्ष बढ़ा देता है, 4 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक विलंब कर देता है। इस प्रकार पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र पर और स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश एवं बृहस्पति पर शुभ अशुभ प्रभाव के अनुसार विचार किया जाता है। विवाह का वर्ष निकालना चाहिए। विंशोत्तरी दशा पद्धति में जो विवाह देने वाली दशा अंतरदशा निर्धारित वर्ष के समीप पड़ती हो, उसमें विवाह होने का अंतिम निश्चय करना चाहिए। ज्योतिषियों के लिए ये विशेष नियम है, वैसे कोई भी इससे विचार कर सकता है। इस विवरण में ग्रहों के विवाह वर्ष संख्या उनकी नैसर्गिक आयु को ध्यान में रखकर बताया गया है। क्योंकि बुध कुमार है, अतः उसको सबसे थोड़े वर्ष, शनि अत्यंत वृद्ध हैं, अतः उन्हें सबसे अधिक वर्ष दिए गए हैं। ऐसा होरा शतक में आया है कि बुध, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, सूर्य तथा शनि क्रमशः काल की मात्रा को बताते हैं। बुध सबसे थोड़ी मात्रा और शनि सबसे अधिक मात्रा। बुध का तो नाम ही कुमार है, इसलिए कुमार अवस्था में इसका विशेष संबंध होता है और ये ग्रह शीघ्र कार्य संपन्न कराने वाला है। इसलिए संभवतः देव केरलकार ने भी लिखा है कि ग्रंथांतरे मीन लग्ने स्वक्षेत्रे सोमनंदने
अति बाल्ये विवाह स्यात् संपद्याय शुभे खगे। एक अन्य ग्रंथकार का कहना है, यदि मीन लग्न में जन्म हो और बुध सप्तम भाव में स्वक्षेत्री होकर के स्थित हो तो मनुष्य का अति बाल्यावस्था में संभवतया जन्म समय से दूसरी महादशा में ही विवाह हो जाता है। विवाह के शीघ्र होने का एक और भी योग बनता है, वो है लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति का युति या फिर आपस में दृष्टि द्वारा पारस्परिक घनिष्ठ संबंध हो। इसमें सर्वार्थ चिंतामणिकार का कहना है कि जब सप्तमाधिपति तथा लग्न भावाधिपति युति या दृष्टि द्वारा अंशों में समीपवर्ती हो तो बाल्यावस्था में विवाह होता है। तो ऐसा हमारे अनुभव में ये बात आंशिक रूप से सच लगती है, क्योंकि विवाह का शीघ्र अथवा विलंब से होना न केवल सप्तम भाव अथवा उसके स्वामी पर ही निर्भर करता है, अपितु सप्तम भाव के कारक पुरुषों के लिए शुक्र, स्त्रियों के लिए गुरु पर निर्भर भी इस पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ देखना है मंगल दोष और विवाह में विलंब का कारण। जब मंगल को कुज भी कहते हैं, अर्थात मंगल लग्न में या लग्न से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो मंगल दोष यानी कुज दोष उत्पन्न करता है, जो विवाह में विलंब करने के अतिरिक्त स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की आयु क्षीण करने वाला भी होता है। इसका कारण यह है कि जब मंगल इन बताई हुई 5 स्थानों में से किसी भी स्थान में स्थित होगा तो सप्तम भाव पर अपना जीवन साथी की आयु पर प्रभाव डालेगा। लग्न में मंगल सप्तम को देखता है, चतुर्थ में स्थित भी सप्तम को देखता है और सप्तम में स्थित सप्तम को प्रभावित करेगा ही करेगा। अष्टम में स्थित द्वितीय भाव को देखता है जो कि सप्तम भाव का आयु स्थान है, और द्वादश भाव में स्थित सप्तम को पुनः अष्टम दृष्टि से देखता है। परंतु स्मरण रहे कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंगल कुछ दोष उत्पन्न कर रहा हो और फिर भी जीवन साथी की आयु दीर्घ हो। कारण ये कि जीवन साथी की आयु केवल मंगल के दृष्टि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सप्तम भाव की प्रबलता, निर्बलता तथा सप्तम भाव कारक पुरुषों के लिए शुक्र, स्त्रियों के लिए गुरु पर भी निर्भर करती है। इन सब अंगों के बलाबल होने पर विचार करके जीवन साथी की आयु का अंतिम निश्चय करना चाहिए। अब एक हमने शीर्षक दिया है, पत्नी समृद्ध घराने से आएगी या कमजोर घराने से आएगी। जब सप्तमेश बली हो और अन्य मूल्यप्रद वैल्यू एडिंग ग्रहों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो तो मनुष्य का विवाह राजघराने या समृद्ध घराने में होता है। जैसे कुंभ लग्न हो और सूर्य पर चंद्रमा तथा गुरु की दृष्टि हो तो मनुष्य का विवाह किसी राजा अथवा नवाब की पुत्री से होता है, जो कि हम कई बार इस बारे में बता चुके हैं। देखिए, तलाक अथवा स्त्री त्याग का जो विषय है वो भी विचारणीय है। जब सूर्य, शनि, राहु अथवा द्वादशेश में से 2 अथवा 2 से अधिक पृथकता जनक ग्रहों का प्रभाव स्त्री संबंधी अथवा पुरुष संबंधी सप्तम भाव, सप्तमेश तथा सप्तम भाव के कारक पर पड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन साथी से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और इसी पृथकता का ही रूप है तलाक। ये पृथकता विवाहित जीवन के आरंभ में ही हो जाती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी बुध हो, क्यों कि बुध कुमार है और वैवाहिक जीवन के प्रारंभ में ही फल दे देता है, अर्थात विवाह में जैसे ही बातचीत हुई रिश्ता टूट गया। कहने का तात्पर्य ये है, सप्तम भाव पर इतनी सारी जो पृथकता जनक प्रभाव की बातें हुई, 3 अथवा 4 प्रभाव पड़ रहे हों, वे प्रभाव तीनों ही अंगों अर्थात सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव कारक पुरुषों के लिए शुक्र, स्त्रियों के लिए गुरु पर हो तो अब स्त्री पक्ष से धन मिलेगा, स्त्री कमाने वाली होगी, नौकरी वाली होगी या नहीं होगी, इस पर थोड़ा निगाह कर लेते हैं।
सप्तमेश तथा शुक्र यदि लग्न पंचम नवम अथवा एकादश भाव में इकट्ठे हों तो मनुष्य को विवाह के फलस्वरूप स्त्री पक्ष से अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अब पत्नी का सुंदर होना कैसे विचार करें। जातक को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है कब? यदि उसके सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश भी समराशि में हो, सातवें घर का स्वामी भी, और सप्तम का कारक शुक्र भी समराशि में हो, और सप्तमेश एवं अष्टमेश शुभ एवं बलवान हो। जब स्त्री की कुंडली में उसका लग्न तथा चंद्रमा यानी चंद्र लग्न सम इवन राशि में तथा शुभ दृष्ट हो तो वो स्त्री सुंदर भी होती है, उसकी ब्यूटी होती है अच्छी, और अच्छे स्वभाव वाली, धनी तथा गुणवान गुणवती होती है। बहु विवाह के बारे में, अधिक विवाह के बारे में कैसे जाने? सप्तम भाव का विषय है ये। यदि राहु द्वादशेश तथा पंचमेश का छठे भाव तथा उसके स्वामी से संबंध हो, चाहे वो संबंध दृष्टि द्वारा हो अथवा युति द्वारा, और सप्तमेश बलवान होकर लाभादि भाव में हो, तो मनुष्य की एक साथ कई स्त्रियां होती हैं। कारण कि स्त्री भाव को लग्न मानने से द्वादशेश और पंचमेश सप्तम भाव से क्रमशः षष्ठेश तथा अन्यत्व द्योतक ग्रहों का प्रभाव स्त्री के द्वादश भाव पर पड़ेगा। स्त्री के शैया सुखों का पंचम में आने का अर्थ ये होगा कि इसके भोग योग में अन्य स्त्रियां भागीदार हो रही हैं क्या? ठीक है। अब केंद्राधिपत्य दोष, कन्या और मीन लग्न वालों के गुरु तथा बुध क्रमशः केंद्राधिपत्य दोष से दूषित होते हैं, क्योंकि ये ग्रह चतुर्थ तथा सप्तम दो केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। जब ये ग्रह गुरु तथा शुक्र निर्बल होकर द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन अनिष्ट भाव में स्थित हों तो अपनी अंतर्दशा में कष्ट तथा रोग देते हैं। यही बात मिथुन तथा धनु लग्न वालों के गुरु तथा बुध पर भी लागू होती है। मार्केश का विचार सातवें घर से करना कहाँ तक युक्त है? सातवें भाव का स्वामी यदि निर्बल होकर के द्वितीय, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो मार्केश होता है, क्योंकि अष्टम स्थान आयु का है और अष्टम का व्यय अर्थात सप्तम भाव आयु के व्यय अर्थात मृत्यु का है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया सातवें घर में होने वाले योगों के बारे में। अब यह वीडियो मैं 2 भाग में बना रहा हूँ। सातवें घर से संबंधित वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, ये पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या बताएंगे? यदि सातवें घर में मेष लग्न हो या वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, यानी पूरी 12 लग्नों का यहाँ पर जब राशियों का प्रभाव होगा तो जातक की स्त्री यानी जीवन संगिनी या फिर स्त्री का जीवन साथी अर्थात पुरुष पति कैसा होगा, किस भाव वाला होगा, इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला विभाग जो कि सातवें घर पर बना हुआ है पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे पुनः मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहें, ज्योतिष जानते रहें, निर्णय करते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।